Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कॉरपोरेट टैक्स जो है 2019 में इंडिया ने काफ़ी कम कर दिया था। उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि ये कम करने की नौबत क्यों आई या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया। इंडिया के एक्सपेक्टेशंस क्या थे इसको कम करते हुए, क्योंकि रिजल्ट जो निकल के आया है वो काफ़ी ख़राब है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लूज कर दिया है। तो बात करेंगे कि ये सब हुआ क्यों और इस सब की ज़रूरत क्या पड़ी थी। ठीक है, तो एक बार बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि 2019 में ये होने से पहले एक्चुअली इंडिया में क्या था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो 34.6% के हिसाब से लिया जाता था। अगर कोई प्रॉफिट है तो उसका लगभग 34% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था, जो बड़ी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ही जो दूसरी कंट्रीज हैं जहां पे बिजनेस के बाकी पैमानों पे भी या बाकी चीजों पे भी वो बिजनेस में ठीक है, वहां पे टैक्स भी ऑन एन एवरेज लगभग 23% के आसपास लगता है। तो अब सभी ने सोचा और गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि जब बाकी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सुविधाएं हैं वो भी हैं और उसके अलावा ये टैक्स भी वहां पे लगभग 10 से 11% तक कम देना पड़ता है, तो शायद यही वजह है कि इंडिया में अच्छी कंपनीज नहीं आ पा रही, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। और अगर ये टैक्स कम करेंगे तो बहुत सारे इनडायरेक्ट फायदे इंडिया को होंगे। और इसी थॉट को रखते हुए इंडिया ने ये 2019 में, सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि सिग्निफिकेंट टैक्स रिडक्शन किया जाएगा और टैक्स पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे। ठीक, और वो कितना सिग्निफिकेंट था कि जो टैक्स रेट्स थे एग्जिस्टिंग कंपनीज के वो 30% से घटा के 22% तक कर दिए गए, और जो नए मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आएंगे उनको 25% से घटा के अब 15% तक कर दिया गया है। ठीक, तो ये जो दो चीजें की गई हैं इतने बड़े बड़े कि 30 से 28%, 25 से 15%, तो गवर्नमेंट की सवाल ये है कि इंटेंशन क्या है। कि पैसा कम कमाना तो गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं होगी, बिल्कुल इसका कोई ना कोई लॉन्ग विजन होगा, ब्रॉड विजन होगा जिसे ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने किया होगा। और गवर्नमेंट ने बताया भी कि दो चीजों के लिए किया गया है। पहली बात तो ये थी कि 2017 से पहले, सिंस 2017, 17 से लेके 19 के टाइम पीरियड में इंडिया में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति थी कि इंडिया की इकोनॉमी उस तरीके से बूम नहीं करनी थी जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ठीक, एक चीज ये थी, और दूसरी चीज ये थी कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इसकी वजह से टैक्स रिड्यू अगर बर्डन कम कर दिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से इंडिया में आएगा, क्योंकि पैसा आएगा। अगर लोगों को लगेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो पैसा ज्यादा मात्रा में आएगा, कि लोगों को लगेगा कि टैक्स कम लग रहा है तो ज्यादा पैसा आएगा तो वो भरपाई हो जाएगी। ठीक, इवेंचुअली टैक्स उतना ही मिलेगा। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है स्पेंडिंग वो ज़्यादा होगी। और इससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले का आर्टिकल किया था जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से नीति आयोग ने भी ये बोला है कि जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर जगह पे R&D पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। लगभग इंडिया 0.6% के आस हिसाब से खर्च करता है, लेकिन जो कंट्रीज आगे हैं, साउथ कोरिया या इस तरीके की कंट्री, वो 4% खर्च करते हैं। इसराइल 4.2% खर्च करता है। ठीक, तो इंडिया को भी कम से कम 2.5% के हिसाब से तो खर्च करना ही पड़ेगा। और अगर R&D पे ये एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगा। तो ब्रॉडली दो कारण थे, एक ये था कि एक इकोनॉमिक स्लोडाउन जो 17 से 19 के बीच में चला आ रहा है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, और R&D और एक्सपेंडिचर की वजह से जो जॉब क्रिएशन होगा, ये इंटेंशन गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा। ठीक है, तो अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने किया क्या। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके बेस में कमी की 30% से, जैसे मैंने आपको बताया, घटा के 22% कर दिया गया फॉर द कंपनीज नॉट अवेलिंग एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स। उन कंपनीज के लिए जो किसी तरीके के एग्जम्पशंस या इंसेंटिव्स नहीं ले रहे। कि इसके अलावा अब ये दो तरीके से हैं कि एक टैक्सेशन का बेनिफिट और दूसरे ये वाले बेनिफिट्स हैं। ठीक, और यही एक नेगेटिव चैलेंज बना आगे जाके, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसे ध्यान में रखना, एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स। तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो घटाकर 34% के आसपास से घटाकर 25% तक कर दिया गया। और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए अब नया इफेक्टिव रेट 25% से घटा के 17% कर दिया गया। वैसे तो 15, पर टैक्स सरचार्ज और सेस वगैरह लगा के 17 हो जाता है। ठीक, हालांकि इसकी एक डेफिनेशन है कि वो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी होंगी, तो वो होंगी जो 2001 अक्टूबर 2019 के बाद स्टैब्लिश होंगी और जिनका प्रोडक्शन 31 मार्च 2023 से पहले, लगभग आज से भी 3-4 महीने पहले शुरू हो चुका होगा।
तो 31 मार्च 2023 से पहले उनका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2019 के बाद वो स्टेब्लिश होनी चाहिए। तो ये हैं नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसके दौरान जो स्टेब्लिश होंगी उनको इफेक्टिव रेट 17% के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा जो मैट है उसका पूरी तरीके से अबॉलिशन हो गया। मैट यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम, ये 18.5% तक लगाया जाता था और इसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है। मैट होता क्या है? ये मैट अप्लाइज व्हेन द कंपनीज पे लेस देन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, जिसकी बात हमने पीछे की है, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस की। अगर उसे अवेल कर रहे हो, उसे अवेल नहीं कर रहे हो तो फिर टैक्स 30 से घट के 22 हो जाएगा। लेकिन अगर उसे अवेल कर रहे हो तो पहले ये मैट लगता था, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स 18.5% का, जिसे पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया, वो नहीं लगता है। ठीक, तो ये हैं कुछ रिफॉर्म्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में किए। जो नंबर्स थे वो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कि वो जो दो ब्रॉड रीजंस थे कि जिन वजह से किया, कि इकोनॉमिक स्लोडाउन था 17 से 19 के बीच में, उसकी वजह से, और इंडिया में ज्यादा मात्रा में पैसा आएगा, ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बाद जो है लोगों को फायदा होगा। ठीक, तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या था? सबसे पहली चीज थी कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कि बहुत सारी कंपनीज अगर आएगी तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो कंज्यूमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे कि वो इन ऑप्शंस में से चूज कर सके। ठीक, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंड इज प्रॉफिट में बूस्ट आएगा और री इन्वेस्टमेंट होगा। इंप्रूव्ड कैश फ्लोज एनेबल्स हायर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कि अगर ज्यादा पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करेंगे और उनको मुनाफा होगा। तो जैसे नॉर्मल कोई भी बिजनेस होता है, कोई चाय वाला अगर चाय की दुकान खोलता है और अगर उस चाय से उसे फायदा होता है तो उस दुकान पे बन भी रखने लगता है, बिस्किट भी रखता है, थोड़े चाय की टपरी के आसपास फिर वो सिगरेट वगैरह भी बेचना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से बिजनेस का एक्सपेंशन जैसे वहां होता है, उसी तरीके से बिजनेस का एक्सपेंशन अगर उसे इंडिया में लगेगा कि इंडिया में बिजनेस करना आसान है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे वो और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। ये बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स को इतना कम किया गया था। स्टिम्युलेटेड डिमांड एंड कंजम्पशन, इंक्रीज डिस्पोजल इनकम फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के पास, जैसे हमने कहा था कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस होंगे। जैसे जियो आया तो जियो के बाद ऑप्शंस आए, तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जब इनके बीच में कंपटीशन हुआ, लोगों को सस्ती मात्रा में वो चीज मिली। ठीक, वही सर्विसेज उससे ज्यादा बेहतर सस्ते मात्रा में मिली, जो कंपनी सर्वाइव कर सकती थी करी, और कंज्यूमर्स के साथ पास जो पैसा बचा वो दूसरी तरफ इकोनॉमी में उसे खर्च करने लगे। वो उसका टिक्की खाने लगे, गोलगप्पा खाने लगे, भल्ले पापड़ी या ये सारी चीजें, पिज्जा खाने लगे। और इसकी वजह से जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो बाहर के लोग, जो लोग इस तरीके से की चीजों पे, इस इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं, उनका घर और तेजी से चलने लगा, उनका मुनाफा और होने लगा। तो मनी का वो रोटेशन है वो ज्यादा तेजी से होने लगा, लोगों के पास डिस्पोजल में पैसा बचने लगा और उससे इकोनॉमी को फायदा होने लगा। मतलब ऑन्टरप्रेन्योर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे वो सिर्फ हमें, ऐसा नहीं है कि लूटना चाहती है, या एक मतलब ये क्लीशे इंडिया में काफी टाइम तक रहा कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ और कर सकते हो तुम पर बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की चीजों को इंडिया, जो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहता है, वो तभी हो सकता है जब ऑन्टरप्रेन्योर्स को ये आजादी हो कि वो सोच सकें और बिजनेस कर सकें और गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। और टैक्स में रिडक्शन सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक, इसके अलावा यही जो मैंने मेक इन इंडिया की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, अभी हमारा रिसेंटली लैपटॉप्स को बैन किया गया है कि बाहर से इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि बाहर से अगर इंपोर्ट करना है तो ये लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। ब्रॉड एम इसका ये है कि जो पीएलआई स्कीम है उसको बढ़ावा मिले और इंडिया में जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा मिले। ठीक, तो उसकी मेक इन इंडिया की बात, वो जो मेक इन इंडिया की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, वो उसको बल मिलेगा। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट, इंडिया टैक्स पॉलिसी अलाइंड विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब कंपटीशन की बात हो रही है, जब आपको पता है कि यही सामान दो दुकानों पे शूज लेने जा रहे हो, एक जगह 2000 की मिल रही है, एक जगह 1800 के, तो आप क्यों जाओगे 2000 वाली दुकान पे? सिमिलरली कंपनीज को लग रहा है कि किसी दो कंट्रीज में बिजनेस सेटअप करने की बजाय एक कंट्री में 34% का टैक्स लग रहा है, एक में 23% का, तो मैं क्यों जाऊं 34% वाली में? तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करने के लिए भी इसे किया गया। इसके अलावा कुछ और मेजर्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए कि कोविड के टाइम पे 20 लाख करोड़ का एक पैकेज था, उसे अनाउंस किया। आपके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, या इनको थोड़ा सा आंसर्स को और ज्यादा ब्राइट करने के लिए लिखा जा सकता है। लेबर कोड जो है वो उसे और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया, कि इंट्रोड्यूस किया नए लेबर कोड,
एंड एम्स टू सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि पहले बहुत सारे लेबर लॉज हुआ करते थे, अब उसे एकदम घटा के बिल्कुल लिमिटेड नंबर्स पे ले आया गया है। ठीक, इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में सेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए हैं कि 13 सेक्टर्स में ये पीएलआई स्कीम को लाया गया है, इंटेंडेड टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ये एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग, इंफ्रा, पावर, माइनिंग, डिफेंस, इन सारी चीजों में रिफॉर्म्स किए गए। तो उनके अलावा इंडिया में प्रोडक्शन किस तरीके से बेहतर हो, बिजनेस को किस तरीके से प्रमोशन मिले, वो स्टिमुलस पैकेज, पीएलआई स्कीम और लेबर कोड का सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन इस सब के बाद भी, इस अच्छी अच्छी इंटेंशन के बाद भी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भर भारत को, इंडिया ग्लोबल वो बन पाए, इसके बाद भी हमें वो जो 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ वो हुआ क्यों? तो इसके चैलेंजेस क्या थे जो इस टैक्स रिफॉर्म ने फेस किए 2019 में जब ये आया? सबसे पहले था टाइमिंग। ठीक है, मैग्नीट्यूड और द सब ऑप्टिमल टाइमिंग इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि जिस वक्त पे किया गया वो टाइम सही नहीं था इसके लिए। ठीक है, इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन फेस कर रही थी और लिक्विडिटी का क्रंच था, एंड द टैक्स कट रिलाइड ऑन सप्लाई साइड रिस्पॉन्स रादर देन ऑन एड्रेसिंग द डिमांड साइड। ये जो टैक्स कट किया गया है इससे जो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया गया, पर जो दिक्कत थी वो डिमांड साइड पे थी। ये इनडायरेक्टली डिमांड साइड को, जो कंज्यूमर्स के पास पैसे की कमी थी इसलिए वो मार्केट में नहीं जा पा रहा था उसे खरीदने के लिए। यहां सोचा गया कि यहां से अगर डिमांड साइड से चीजों को ठीक किया जाएगा तो इवेंचुअली सप्लाई साइड उनकी पॉकेट्स में पैसा जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो एक दिक्कत तो ये थी कि उस जिस टाइम पे किया गया वो टाइम और वो जिस चीज को एड्रेस किया गया वो गलत तरीके से एड्रेस हो गई। ठीक, दूसरा, ड्यूअल टैक्स रेजिम कॉम्प्लेक्सिटी, टैक्स कट नॉट अकम्पेन्ड बाय रैशनलाइजेशन और ऑफ एग्जिस्टिंग exemptions resulted in a dual tax regime and compliance burden for taxpayers। अब जो मैंने आपको exemptions की बात की थी कि कई सारे exemptions है, 30 से 22 उनका हो रहा है जो exemptions नहीं ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सा पॉलिसी कंफ्यूजिंग रही, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है, या ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो 30 मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्लियर कट होनी चाहिए बिजनेसेस के लिए, जो गाइडलाइंस है वो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि ये चीजें हैं, ये करने से आपको ये फायदे होंगे। लेकिन वहां पे अगर अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि ये करोगे तो ये होगा, अगर ये टैक्स लोगे तो ये एग्जाम्पशन से आप रह जाओगे, अगर इस एग्जाम्पशन को अवेल करते हो तो ये वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अगर ये कंफ्यूजन आएगी और ये ड्यूअल टैक्स रेजिम की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो दिक्कतें होंगी, और वो इसी 2019 के टैक्स रिफॉर्म के साथ वही दिक्कतें हुई। इनएडिक्वेट टू एड्रेस इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स को इसने ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया है, बिकॉज द टैक्स कट कुडंट ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक लैंड एक्विजिशन। जो इंडिया में या किसी भी जगह पे बिजनेस करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक सिर्फ ये नहीं कि टैक्स को 34 से घटा के 23 कर दिया गया, उसके अलावा बिजली है, पानी है, जिस जगह पे वो मटेरियल की सप्लाई होगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, ट्रेन्स हैं, तो वो सारी चीजें, तो जहां पे ये बिजनेस सेटअप होगा उसका उस लैंड को एक्वायर करना अभी भी इंडिया में मुश्किल है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना मुश्किल है। ठीक, लेबर लॉज हालांकि उसमें सुधार किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टोटलिटी, तो कोई भी चीज मतलब किसी खासकर इकोनॉमी और ये इस तरह की चीजें एकदम ऐसे सेक्लूजन में नहीं हो सकती है, इसके साथ में इसके आसपास पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है, तो वो इकोसिस्टम तैयार नहीं हो पाया इस वक्त 2019 में। उसके बाद कम्युनिकेशन गैप भी था, क्योंकि जितनी इफेक्टिव ये पॉलिसी हो सकती थी बेहतर तरीके से अगर गवर्नमेंट इसे कम्युनिकेट किए, क्योंकि कोई भी चीज अगर अच्छी तरीके से नहीं इंप्लीमेंट हो पाती है तो एक सदाबहार रीजन जो वो है जिसे लिखा जा सकता है, जिसे बार बार बोला जाता है, वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप रह गया। ठीक, और उसके बाद कोविड 19 का डिसरप्शन तो आया ही, अगले साल 2020 में वो चीजें शुरू होने लगी, और इसके बाद कोविड 19 का डिसरप्शन आया तो बहुत सारी इकोनॉमीज अपनी चीजों को, अपने बेस को शिफ्ट करने में काफी ज्यादा डर रही थी। ठीक, तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं कि इस अच्छी इंटेंशन से और ये जो सारी चीजें सोची गई उसके बावजूद हमारे जो गोल्स थे उन्हें एक्वायर नहीं, उन्हें अकम्प्लिश नहीं कर पाए हम, तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है या क्या रिकमेंडेशंस हैं इसकी? तो ये कुछ ब्रॉड चीजें हैं जिन्हें आप एक बार देख सकते हो, 5 से 6 रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बाद ये आर्टिकल खत्म होता है। ये रैशनलाइज द एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स, जो ड्यूअल टैक्स पॉलिसी का सिस्टम जो आ चुका है जिसमें ये अगर मगर की चीज है कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, मगर आपको ये करना पड़ेगा वरना ये नहीं होगा, तो ये जो सारी चीजें हैं ना इससे बचना पड़ेगा।
टैक्स एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ग्रेजुअली फेज आउट एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म एंड सिंप्लीफाइड टैक्स रजीम। एकदम यूनिफॉर्म और सिंप्लीफाइड टैक्स रजीम बनाया जाए कि एक ही लाइन है, इसी पे चलना है, सिंपल सा रूल एंड रेगुलेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। सेकंड, एनहांस द कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, कि जिस वही जो मैंने कहा कि एक सदाबहार मिस्टेक जो हमेशा रहेगी कि ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो सोल्यूशन क्या रहेगा कि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। थर्ड, एड्रेस द इन्वेस्टमेंट बॉटलनेक्स, जो हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स के चक्कर में नहीं, पूरा इकोसिस्टम बेहतर करना पड़ता है। बेंगलोर में इतनी सारी समस्याएं हैं कि वहाँ ट्रैफिक बहुत हो जाता है, वहाँ का पानी खराब है, वहाँ की हवा खराब है, ऐसा बोला जाता है। ट्रैफिक के लिए तो बेंगलोर बदनाम ही है, लेकिन फिर भी हर बड़ी कंपनी को, हर नए स्टार्टअप को जाने के लिए बेंगलोर की तरफ ही रुख क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वहाँ पे एक इकोसिस्टम है, वहाँ खूब सारे सीईओज एक साथ बैठ के कुछ आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, या वहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं जिसके लिए इस तरीके के बिजनेसेस चल सकते हैं। ठीक, तो इन बॉटलनेक्स को एड्रेस करना पड़ेगा, इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां लैंड एक्वायर करना मुश्किल ना हो, जहां एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना मुश्किल ना हो, लेबर लॉज की दिक्कत ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग इस तरीके की दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये ब्रॉडली 3 सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? फिस्कल सपोर्ट टू डिमांड बूस्ट, वही जो हमने बात की कि ये वाला जो स्टेप है, इससे सप्लाई साइड के इशू एड्रेस हुए हैं, पर डिमांड साइड के इशू, कंज्यूमर्स के पास जो ज्यादा लिक्विडिटी रहे, जिसकी वजह से वो चीजों को खरीद पाए, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। प्रोवाइड फिस्कल सपोर्ट एंड स्टिमुलस टू एनहांस डिमांड एंड कंजम्पशन, डिमांड और कंजम्पशन को एड्रेस किया जाए। एंड एक चीज जो आप हर सोल्यूशन में लिख सकते हो, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड अडेप्ट, कंटिन्यूअसली एक्सेस द इंपैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टैक्स रिफॉर्म, की जो भी हम काम कर रहे हैं। अब ये चीज आपकी प्रिपरेशन में भी है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, पढ़ाई को कर रहे हो, तो जब पूरा हफ्ता बीत जाए तो वहां पर आप एक्सेस करो कि आपने जिस तरीके से पढ़ाई की उसका इम्पैक्ट, उसकी इफेक्टिवनेस। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई, उसी तरीके से गवर्नमेंट टैक्स के रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को एक्सेस करे और कंटिन्यूसली एक्सेस करती रहे, उसकी इफेक्टिवनेस को देखती रहे। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कि जो भी हमेशा कोई ना कोई कमी दिखेगी, ठीक है, तो उसी तरीके से कोई ना कोई कमी जो दिखे तो उस कमी को एड्रेस किया जा सके। उसी तरीके से आपको भी कोई ना कोई हफ्ते के एंड में अपनी प्रिपरेशन में, अपनी पूरी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसे कि उसमें भी आपको कोई ना कोई कमी दिखेगी, तो उसको बस एड्रेस करते रहो। उसी डेली बेसिस पे उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते रहोगे, वीकली बेसिस पे, तो इवेंचुअली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक, खैर ये बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल था, इसे हमने कवर किया अलग अलग एंगल्स से, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनके हमें सोल्यूशंस चाहिए, और इंडिया किस तरीके से जो टैक्स रिफॉर्म्स किए थे उसने, उसमें जो अभी कुछ दिक्कतें हैं उससे किस तरीके से निपट सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन जस्ट टेक केयर।